जय भीम दोस्तों। लंदन की वह रात जब एक कलम ने इतिहास लिखना शुरू किया। साल 1916। जगह लंदन। अक्टूबर की एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। लंदन के लोग इसे ग्रेट स्मॉग कहते थे। गैस लैंप की पीली रोशनी उस कोहरे में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी रहस्यमय दुनिया के दरवाजे खुल गए हों। सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी के एक कोने में अभी भी रोशनी जल रही थी। उस मेज पर बैठा था एक 25 साल का भारतीय युवक। नाम था। उसका कोट पुराना था, कोहनियां घिस चुकी थी। जूतों के तलवे इतने पतले हो चुके थे कि लंदन की ठंडी सड़क की सर्दी सीधे पैरों तक पहुंच जाती थी। पेट में भूख थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने सिर्फ रोटी और चाय पर गुजारा किया था। लेकिन उसकी आंखों में भूख से भी ज्यादा तेज एक आग जल रही थी। मेज पर किताबों का ढेर लगा था। अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास और समाजशास्त्र। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये उस नए भारत की नींव की ईंटें थी जिसे वह अपने दिमाग में बना रहा था। वह पत्र जिसने रात को और भारी बना दिया। मेज पर एक पत्र रखा था। वह पत्र आया था बड़ौदा रियासत से। पत्र में लिखा था, आपकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है। आपको तुरंत भारत लौटना होगा। भीमराव के पास सिर्फ एक रात बची थी। अगर आज रात उनकी थीसिस पूरी नहीं हुई तो वर्षों की मेहनत खत्म हो सकती थी। वह शायद एक साधारण नौकरी तक सीमित हो जाते, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। उनका सपना था करोड़ों दबे कुचले लोगों को सम्मान दिलाना। कलम जो तलवार बन गई। भीमराव ने कलम उठाई। ठंड से हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ रगड़कर गर्म किए और कागज पर झुक गए। धीरे से उन्होंने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। घड़ी ने रात के 12 बजाए। लाइब्रेरी में गहरा सन्नाटा था। लिखते लिखते अचानक उनकी कलम रुक गई। उनकी आंखों के सामने लंदन नहीं, बल्कि सतारा का स्कूल आ गया। उन्हें याद आया कैसे उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था, कैसे उन्हें पानी छूने की अनुमति नहीं थी, कैसे चपरासी ऊपर से पानी डालता था। वह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, वह सम्मान की प्यास थी। भीमराव की मुट्ठी कस गई। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। अब उनकी कलम सिर्फ स्याही नहीं बहा रही थी, वह अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। चौकीदार की हैरानी। रात के लगभग 2 बजे लाइब्रेरी का बूढ़ा चौकीदार मिस्टर थॉमस लालटेन लेकर आया। उसने कहा, इतनी देर तक पढ़कर क्या करोगे? आखिर तुम्हें लौटना तो उसी गुलाम देश में है। भीमराव ने सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चमक भी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम इस लाइब्रेरी को किताबों का घर समझते हो, लेकिन मेरे लिए यह एक शस्त्रागार है। थॉमस चौंक गया। शस्त्रागार? यहां तो कोई हथियार नहीं। भीमराव ने अपनी कलम की ओर इशारा किया। यह मेरी बंदूक है और ये शब्द मेरा बारूद। बोले, हाँ, मैं गुलाम देश में लौटूंगा, लेकिन गुलामी स्वीकार करने नहीं, उसे जड़ से उखाड़ने। आखिरी संघर्ष सुबह होने वाली थी। थकान अब शरीर पर हावी हो रही थी। भूख असहनीय हो चुकी थी। एक पल के लिए लगा, बस 5 मिनट सो जाऊं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें कई चेहरे दिखाई दिए। अपने पिता, गांव के अपमानित लोग, वे महिलाएं जिन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। हजारों आंखें उनकी ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, हमारी उम्मीद तुम हो। भीमराव अचानक उठ बैठे। उन्होंने ठंडा पानी चेहरे पर मारा और फिर कलम उठा ली। अब वे लिख नहीं रहे थे,
वे इतिहास रच रहे थे। सुबह की पहली किरण सुबह 5:30 बजे। उन्होंने आखिरी वाक्य लिखा, पूर्ण विराम लगाया। वह सिर्फ एक वाक्य का अंत नहीं था, वह एक क्रांति की शुरुआत थी। उसी समय खिड़की से सूरज की पहली किरण आई और सीधे उनकी पांडुलिपि पर पड़ी। भीमराव ने गहरी सांस ली। शरीर थका था, लेकिन आत्मा विजयी थी। उन्होंने पन्नों को समेटा, धागे से बांधा और सीने से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को थामती है। एक साधारण युवक, एक असाधारण भविष्य। जब वह लाइब्रेरी से बाहर निकले, लंदन की सड़कें जाग चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनके बीच से गुजर रहा यह साधारण भारतीय युवक आगे चलकर भारत का संविधान बनाएगा, करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाएगा और इतिहास में के नाम से अमर हो जाएगा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। परिस्थितियां नहीं, संकल्प जीतता है।